सरकार या राज्य की वह ताकत जिसके दम पर वो देश में कानून व्यवस्था बनाए रखती है और लोगों से नियमों का पालन करवाती है। मैं तेज प्रताप सिंह इस वीडियो में आपको राज्य यानी स्टेट गवर्नमेंट की उत्पत्ति और उसके काम करने के तरीके को समझाना चाहता हूँ। पहले समाज गोत्रात्मक यानी कबीलों या बिरादरियों में बटा था, लेकिन राज्य के आने के बाद लोग कबीले से नहीं बल्कि अपनी जगह या इलाके से पहचाने जाने लगे। पुराने समय में लोगों की पहचान उनके खानदान या कबीले से होती थी। आज आपकी पहचान इस बात से होती है कि आप किस देश, राज्य या जिले के नागरिक हैं, जैसे आधार कार्ड या पासपोर्ट पर आपका पता। पुराने समय में जब कोई संकट आता था तो पूरी जनता खुद हथियार उठा लेती थी, लेकिन जब समाज अमीर, गरीब या अलग अलग वर्गों में बंट गया तो पूरी जनता का एक साथ हथियार उठाना असंभव हो गया। इसलिए एक ऐसी विशेष सामाजिक सत्ता, स्पेशल पब्लिक पावर बनाई गई जो जनता से अलग है। आज अगर समाज में कोई अपराध या दंगा होता है तो आम जनता खुद हथियार लेकर फैसला नहीं करती। इसके लिए सरकार ने एक अलग सिस्टम बनाया है जिसे हम पुलिस या सेना कहते हैं। राज्य की यह शक्ति मुख्य रूप से हथियारबंद लोगों के विशेष दलों, जिनमें पुलिस सेना हम कहते हैं, जेलों और जबरदस्ती करने वाले संस्थाओं में छिपी होती है। प्राचीन कबीलाई समाज इन चीजों को नहीं जानता था। सरकार या राज्य के पास अपनी बात मनवाने के लिए कानूनी ताकत होती है। अगर कोई नियम तोड़ेगा तो पुलिस उसे पकड़ेगी और कोर्ट के जरिए जेल में डाल देगी। पुराने कबीलों में ना तो ऐसी कोई पुलिस होती थी और ना ही कोई ऐसा जेल होता था। राज्य एक ऐसी शक्ति है जो समाज के अंदर से ही पैदा हुई है, लेकिन धीरे धीरे यह खुद को समाज से ऊपर कर लेती है और आम जनता से दूर बेगाना हो जाती है। पुलिस सरकारी अफसर और कानून व्यवस्था को समाज को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था, लेकिन आज ये आम जनता से इतने शक्तिशाली हो चुके हैं कि एक आम इंसान इनसे डरता है और यह व्यवस्था समाज पर शासन करती है। मान लीजिए एक छोटा गांव है जहां सब मिलजुल कर रहते हैं। अगर वहां कोई चोरी होती है तो पूरा गांव इकट्ठा होकर चोर को पकड़ता है और समझा बुझाकर मामला शांत कर देता है। यहाँ किसी पुलिस या जेल की जरूरत नहीं है। यह पुरानी कबीलाई समाज है। अब मान लीजिए वह गांव बहुत बड़ा शहर बन जाता है। वहाँ कुछ लोग बहुत अमीर हो जाते हैं और कुछ बहुत गरीब। अब दोनों के बीच झगड़े शुरू होते हैं। अमीर अपनी संपत्ति बचाना चाहते हैं और गरीब अपने अधिकार। ऐसी स्थिति में पूरी जनता मिलकर फैसला नहीं कर सकती। इसलिए एक सरकार बनाई जाती है जो पुलिस हथियारबंद दल रखती है और अपराधियों को बंद करने के लिए जेल बनाती है। अब यह पुलिस सरकार पूरे शहर को नियंत्रित करती है। यही राज्य की अवधारणा है, सिद्धांत है। विशेष सामाजिक सत्ता यानी पुलिस सेना कभी भी आम हथियारबंद जनता और उनके खुद के संगठन से मेल नहीं खाती। जब समाज में सब बराबर होते थे तो कोई अलग से पुलिस नहीं थी, पूरी जनता ही खुद की रक्षा करती थी। लेकिन आज राज्य यानी स्टेट ने आम जनता से हथियार उठाने या खुद फैसला करने का अधिकार पूरी तरह छीन लिया है। अब केवल राज्य के पास ही यह कानूनी ताकत है। आज अगर आपके मोहल्ले या गांव में कोई समस्या या विवाद हो जाए तो हम खुद मिलकर उस समस्या के समाधान का फैसला नहीं कर सकते। कानूनन आपको पुलिस को ही बुलाना पड़ेगा, भले ही पुलिस आने में देर करे या आपकी बात ना सुने, लेकिन ताकत और फैसला करने का अधिकार सिर्फ उसी के पास सुरक्षित है। आम जनता का अपना कोई स्वतंत्र सशस्त्र संगठन बनाने की इजाजत कानून नहीं देता। मैं वर्ग चेतन जागरूक लोगों का ध्यान इस बात की तरफ खींचना चाहता हूं कि जिसे भावी को मंडुकता यानी संकीर्ण सोच वाले लोग या यथास्थिति को स्वीकार करने वाले लोग सबसे सामान्य और स्वाभाविक मान लेती है कि पुलिस स्वाभाविक है,
जरूरी है। कूप मंडूक का मतलब होता है कुएं का मेंढक। यहाँ इसका अर्थ उन लोगों से है जो व्यवस्था पर सवाल नहीं उठाते। आम जनता को लगता है कि पुलिस, जेल, कोर्ट और सरकार तो हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। इनके बिना समाज कैसे चलेगा। मैं इसी सोच को तोड़ना मरोड़ना चाहता हूँ। मैं जागरूक वर्ग चेतन लोगों को यह समझाना चाहता हूँ कि यह व्यवस्था स्वाभाविक या परोपकारी नहीं है, बल्कि इसे जानबूझकर अमीर वर्ग को बचाने के लिए खड़ा किया गया है। आज जब हम देखते हैं कि किसी बड़े घोटालेबाज या अमीर उद्योगपति के लाखों करोड़ों रुपए के लोन माफ हो जाते हैं, लेकिन एक गरीब किसान का मामूली सा कर्ज ना चुकाने पर पुलिस उसकी जमीन या ट्रैक्टर कुर्क यानी कि जब्त करने पहुंच जाती है। आप सभी लोग इसे इन एग्जाम्पल्स से समझ सकते हैं। संसद में सरकार द्वारा पेश किए गए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारतीय बैंकों ने पिछले एक दशक 2014 से 2025-26 तक में बड़े कारपोरेट घरानों और अमीरों का लगभग 9.87 लाख करोड़ का लोन राइट ऑफ बट्टे खाते में डालना या तकनीकी रूप से माफ किया है। इसके विपरीत इसी अवधि के दौरान देश के पूरे कृषि क्षेत्र किसानों को केवल 1.67 लाख करोड़ की लोन राहत मिली है। गजब हाल है। यानी बड़े कारपोरेट घराने और अमीरों का लगभग 9.87 लाख करोड़ का लोन और देश के पूरे कृषि क्षेत्र किसानों को केवल 1.67 लाख करोड़ की लोन राहत मिलती है। वाह। बैंक बड़े कारपोरेट्स के डूबे हुए कर्ज को टेक्निकल राइट ऑफ की श्रेणी में डाल देते हैं। सरकार के अनुसार पिछले 5 वर्षों में बैंकों के कुल राइट ऑफ का लगभग 85.5% हिस्सा बड़े उद्योगपति का था, जबकि किसानों का हिस्सा मात्र 14.5% तक का था। बैंकिंग की भाषा में राइट ऑफ का मतलब कर्ज को बट्टे खाते में डालना होता है। आसान शब्दों में कहें तो जब बैंक को लगता है कि किसी कर्जदार बोरोवर से पैसा वापस मिलने की उम्मीद न के बराबर है, तो बैंक उस खराब लोन, बैड लोन को अपनी मुख्य कमाई की लिस्ट से हटा देता है। ऋषि अग्रवाल के बारे में आपने सुना होगा, ABG शिपयार्ड। इस कंपनी ने बैंकों के समूह से करीब 22,842 करोड़ का लोन लिया और डिफॉल्ट कर दिया। बाद में इसे देश का बड़ा बैंकिंग घोटाला मान लिया गया। कपिल वधावन DHFL, दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड पर बैंकों का 34,615 करोड़ से अधिक का बकाया था। बैंकों को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT की प्रक्रिया के तहत भारी नुकसान सहना पड़ा, जिसे हेयर कट या एक तरह की छूट कहते हैं। विजय माल्या का नाम सुना होगा, किंगफिशर और नीरव मोदी PNB घोटाला। विजय माल्या पर बैंकों का करीब 9,000 करोड़ और नीरव मोदी की कंपनियों पर 13,000 करोड़ से अधिक का लोन बकाया था। इनके डिफॉल्ट करने के बाद बैंकों को सालों तक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी और उनकी संपत्तियों को रिकवर करने में बहुत कम सफलता मिली। एक तरफ जहां बड़े कॉरपोरेट्स को लोन सेटलमेंट या राइट ऑफ की ढील मिलती है, वहीं छोटे लोन ना चुका पाने पर सीमांत और गरीब किसानों की जमीन, घर और ट्रैक्टर को रिकवरी एजेंसियां और खुद बैंक तुरंत कुर्क या जब्त नीलाम कर देते हैं। नासिक महाराष्ट्र में 250 ट्रैक्टरों की जब्ती की गई। नासिक जिला केंद्रीय सहकारी बैंक NDCC ने कर्ज ना चुका पाने वाले छोटे किसानों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 250 ट्रैक्टरों को जब्त किया और मुख्यालय परिसर में ही उनकी खुली नीलामी शुरू कर दी, जिसके खिलाफ किसानों ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया था। उत्तर प्रदेश हजारीबाग सीतापुर का मामला। इस मामले में ट्रैक्टर के आगे कुचलने की घटना सामने आई। उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों से कई ऐसी घटनाएं सामने आई जहां निजी फाइनेंस कंपनियों के रिकवरी एजेंटों ने महज 1.2 लाख से 5 लाख तक के ट्रैक्टर लोन के डिफॉल्ट पर किसानों के घरों पर धावा बोल दिया। एक मामले में तो रिकवरी एजेंटों द्वारा जबरन ट्रैक्टर ले जाने का विरोध करने पर किसान को ट्रैक्टर के नीचे कुचल दिया गया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। तमिलनाडु अरियालूर जिला।
में किसान की आत्महत्या। किसान अलगार ने एक निजी फाइनेंस कंपनी से ट्रैक्टर के लिए लोन लिया था। फसल खराब होने के कारण कुछ किस्तें, जिसे ईएमआई कहते हैं, छूट गई। कंपनी के कर्मचारियों ने बीच रास्ते में किसान को रोककर उसका ट्रैक्टर जबरन जब्त कर लिया। इस सामाजिक अपमान और मानसिक प्रताड़ना के कारण किसान ने आत्महत्या कर ली। ये उदाहरण बिल्कुल साफ करते हैं कि राज्य और उसके नियम अमीर वर्ग के पक्ष में ही होते हैं। यदि कोई कारपोरेट अरबों रुपए का लोन नहीं चुका पाता तो उसे कारोबारी नुकसान मानकर कोर्ट एनसीएलटी के जरिए सेटलमेंट या बैंकों द्वारा राइट ऑफ का मौका दिया जाता है। यदि वहीं कोई किसान अपनी फसल बर्बाद होने के कारण रुपए 2 लाख का लोन नहीं चुका पाता तो राज्य के नियम और पुलिस रिकवरी एजेंट उसके घर पहुंचकर उसका ट्रैक्टर, जो उसकी आजीविका का एकमात्र साधन है, और जमीन कुर्क यानी जब्त कर लेते हैं। एक आपकूप मंडूक यानी कम जागरूक व्यक्ति इसे ये कहकर स्वीकार कर लेता है कि क्या करें, कानून तो कानून है, नियम सबके लिए बराबर है। लेकिन एक जागरूक वर्ग चेतन व्यक्ति व्यवस्था को समझता है कि यह कानून और पुलिस तंत्र असल में अमीरों के हितों की रक्षा करने और गरीबों को डरा कर रखने के लिए ही इस तरह से काम कर रहा है, जिसे दुनिया बहुत नॉर्मल और जरूरी समझती है, जैसे पुलिस और जेल का होना बहुत जरूरी है। वो असल में बड़े लोगों का एक ढांचा है। जागरूक लोगों को इस भ्रम से बाहर निकलना होगा और समझना होगा कि यह व्यवस्था उनके फायदे के लिए नहीं बनी है, बल्कि यह अमीर वर्ग के लिए बनी है। सरकार को अपनी बात मनवाने के लिए ताकत की जरूरत होती है। पुलिस और सेना वही ताकत। अगर सरकार कोई नया नियम या टैक्स लागू करती है और लोग उसे मानने से मना कर दें तो सरकार पुलिस का इस्तेमाल करके उसे जबरदस्ती लागू करवाती है। समाज में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जिनके पास बहुत पैसा और ताकत है, और दूसरे जो गरीब या मजदूर हैं। दोनों के हित अलग अलग हैं। अगर पुलिस ना हो और सबको हथियार दे दिए जाए तो गरीब अपने हक के लिए अमीरों की फैक्ट्रियां या जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश कर सकते हैं, और करे भी क्यों ना। इस टकराव को रोकने के लिए सरकार एक ऐसी पुलिस रखती है जो जनता से अलग होती है और जिसका काम मौजूदा सिस्टम अमीर गरीब की व्यवस्था को बचाए रखना होता है। बड़े बड़े नेता या लेखक कहते हैं कि दुनिया बहुत बड़ी हो गई है, इसलिए सुरक्षा के लिए पुलिस चाहिए, लेकिन वे असली बात तो छुपा जाते हैं। जब शहर में चोरी या अपराध बढ़ते हैं तो अधिकारी कहते हैं कि सीसीटीवी कैमरे कम हैं या आबादी बढ़ गई है। वे यह नहीं बोलते कि असली वजह बेरोजगारी और गरीबी है। वे इन बहानों से जनता को शांत रखते हैं ताकि लोग असल समस्या पर सवाल ना उठाएं। अभी बिहार में हुआ था, एक पुलिस अधिकारी ने बोला था कि सूखा पड़ने पर हत्याएं बढ़ जाती हैं। लोग अक्सर पेट भरने के लिए चोरी करते हैं, अगर रोजगार रहेगा तो नहीं करेंगे। रोजगार मिलने से बुनियादी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, चोरी और अपराध कम होगा। नौकरी होने पर इज्जत दांव पे लगने और नौकरी छूट जाने का चिंता रहेगा। सही रास्ता मिलने पर लोग कानून नहीं तोड़ते हैं। अमीर लोग भी बड़े घोटाले करते हैं, लेकिन उनके साथ तो ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ अपराध सिर्फ अधिक पैसे के लिए होते हैं, कुछ गलत काम आपसी दुश्मनी में हो जाते हैं। कभी कभी संगति के कारण कुछ लोग भटक जाते हैं, लेकिन वास्तविक कारण क्या है इनका? संसाधनों का गलत बंटवारा ही अपराध की जड़ है। अच्छा रोजगार मिलने से मजबूरी वाले अपराध कम हो जाएंगे, रुकेंगे। अपराध घटने से भारी पुलिस की जरूरत नहीं रहेगी। अमीर वर्ग ये समाज का बहुत छोटा हिस्सा, जैसे 1 से 5% लोग होते हैं अमीर वर्ग में। फैक्ट्रियां, जमीनें, बड़ी कंपनियां और बैंक इन्हीं के पास होते हैं। इनका मुख्य मकसद कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा फायदा कमाना होता है। मजदूर, कर्मचारी, गरीब, ये समाज के बहुसंख्यक आबादी 90% से ज्यादा लोग हैं। इनके पास अपनी कोई बड़ी संपत्ति या फैक्ट्रियां नहीं होती। जीवन जीने के लिए ये अपनी मेहनत, समय, हुनर को बड़े लोगों के पास बेचते हैं, उनके यहाँ नौकरियां करते हैं।
अमीर वर्ग का मुनाफा तभी बढ़ेगा जब वह मजदूरों को कम पैसा देगा। वहीं मजदूरों की जिंदगी तभी बेहतर होगी जब उसे ज्यादा पैसे मिलेंगे। इसलिए इन दोनों के हित इंटरेस्ट एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं। इसी को किताब में असाध्य शत्रुतापूर्ण वर्ग कहा गया है, यानी एक ऐसा झगड़ा जिसे सिर्फ बातचीत से कभी सुलझाया ही नहीं जा सकता। आमतौर पर हमें सिखाया जाता है कि पुलिस और सरकार सबका भला करने के लिए है, लेकिन सच्चाई क्या है इसे आप ऐसे समझें। चूंकि अमीर और गरीब के बीच हमेशा नफरत और टकराव का डर रहता है, इसलिए अमीर वर्ग अपनी संपत्ति को बचाने के लिए राज्य गवर्नमेंट सिस्टम का निर्माण करता है, उसका सहारा लेता है। पुलिस, सेना और अदालतें इसी व्यवस्था का हिस्सा है। इनका असली काम यह सुनिश्चित करना होता है कि गरीब वर्ग कभी इतना मजबूत ना हो जाए कि वह अमीरों की संपत्ति या फैक्ट्रियों पर कब्जा कर ले। यह तंत्र अमीर वर्ग के प्रभुत्व को कानूनी रूप देता है। जब भी किसी कंपनी के मजदूर अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए महीनों तक शांतिपूर्ण हड़ताल करते हैं, तो सरकार या कोर्ट अक्सर उस हड़ताल को अवैध घोषित कर देते हैं। अगर मजदूर जबरदस्ती फैक्ट्री बंद कराने की कोशिश करें तो पुलिस आकर उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। यहाँ पुलिस फैक्ट्री के मालिक अमीर वर्ग के बिजनेस को सुरक्षित रखने का एक जरिया बनती है। झारखंड के रांची में स्थित HEC कंपनी, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन में भी वर्ग संघर्ष और व्यवस्था का यह टकराव बिल्कुल साफ दिखाई देता है। बल्कि HEC का मामला इस सिद्धांत का एक बेहद सटीक और सजीव उदाहरण दिखता है वर्तमान में, जहां महीनों से वेतन नहीं मिला। जब शोषित वर्ग, मजदूर और गरीब तंग आकर विद्रोह या क्रांति करता है तो क्या बदलता है, जरा इस पर भी गौर करें। क्रांति से पुरानी मशीनरी का विनाश होता है। क्रांति का मतलब सिर्फ नेता बदलना नहीं होता, इसका मतलब होता है कि अमीर वर्ग द्वारा बनाई पुरानी पुलिस, पुरानी अदालतों और पुराने सरकारी ढांचे को पूरी तरह नष्ट कर देना, उस व्यवस्था को ही जड़ से उखाड़ देना। नया संगठन शोषण मुक्त समाज बनता है उससे। क्रांति के बाद जब आम जनता सत्ता में आती है तो वो एक नई व्यवस्था बनाती है। यह नया संगठन अमीरों के मुनाफों की रक्षा नहीं करता, बल्कि समाज के सबसे निचले, जिनका 90 से 95% है, शोषण झेलने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाएं जैसे मुफ्त शिक्षा, इलाज, पक्का मकान और सम्मानजनक रोजगार देने की गारंटी देता है। कौन? क्रांति। जब तक समाज में अमीर गरीब की खाई रहेगी तब तक पुलिस और सेना की जरूरत बनी रहेगी ताकि गरीबों को काबू में रखा जा सके। पुलिस का खत्म होना तभी मुमकिन है जब समाज में सबको बराबर के संसाधन मिल जाएं और कोई शोषक या शोषित ना बचे, अमीर और गरीब ना रहे। आज हमारे देश के बड़े सरकारी और प्राइवेट बैंक जैसे SBI, HDFC आम जनता के पैसों से ही चलते हैं, लेकिन जब बड़े बड़े उद्योगपति जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी हजारों करोड़ों का लोन लेकर भाग जाते हैं तो आम जनता को ही उसका बोझ उठाना पड़ता है। इसके अलावा जब भी देश में आर्थिक मंदी या बेरोजगारी पर सवाल उठते हैं तो कई बार मुख्य विमर्श को बदलकर राष्ट्रवाद, विदेशी ताकतों की साजिश या देश खतरे में है जैसे भावनात्मक मुद्दों पर केंद्रित कर दिया जाता है। इससे अमीर गरीब की असली समस्या पीछे छूट जाती है। सरकारें अपनी ताकत बढ़ाने के लिए दो बहानों का इस्तेमाल करती है। पहला, देश के अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखना, जिसका असली मकसद सिर्फ और सिर्फ अमीरों की संपत्ति बचाना होता है, उनकी रक्षा करना होता है। और दूसरा, विदेशी दुश्मनों का डर दिखाना। इस व्यवस्था से बचने और इसे बदलने के लिए आम जनता, मजदूरों और कर्मचारियों को यह समझना होगा कि उनके असली मुद्दे क्या हैं। जब भी सरकारें राष्ट्रवाद या आंतरिक खतरे का डर दिखाकर मुख्य मुद्दों को भटकाए, तब जनता को धर्म, जाति, संप्रदाय या झूठे राष्ट्रवाद के जाल में फंसने के बजाय अपने बुनियादी हक जैसे रोजगार, उचित वेतन, शिक्षा और स्वास्थ्य पर टिके रहना चाहिए। जागरूक समाज को बहानों से नहीं मूर्ख बनाया जा सकता है। मजदूरों, किसानों, छात्रों और नौकरी पेशा लोगों को अपने स्वतंत्र और मजबूत संगठन बनाने चाहिए। जब समाज का बहुसंख्यक वर्ग यानी 90 से 95% लोग
अलग अलग बटा रहता है तो सरकार के लिए उन्हें पुलिस के दम पर दबाना आसान होता है। लेकिन जब सभी क्षेत्रों के श्रमिक और आम लोग एकजुट होकर एक सुर में आवाज उठाते हैं तो सरकार की दमनकारी नीतियां कमजोर पड़ने लगती हैं। इसलिए जात धर्म संप्रदाय पर ना बटो। बड़े कॉरपोरेट घराने और सरकारें जिन न्यूज चैनलों या सोशल मीडिया नैरेटिव को नियंत्रित करती है उन पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। जनता को अपने स्वतंत्र सूचना तंत्र को मजबूत रखना चाहिए। सरकार के बहानों के पीछे के असली आर्थिक और राजनीतिक स्वार्थों को समाज के सामने उजागर कर सकें। हम ऐसे ही कर सकते हैं। शांतिपूर्ण सुधारों या केवल वोट बदलने से इस राज्य का यह क्रूर ढांचा कभी खत्म नहीं हो सकता। इसका एकमात्र अस्थायी इलाज यह है कि शोषित वर्ग संगठित होकर सत्ता की बागडोर अपने हाथों में ले समाजवादी क्रांति करे। जब उत्पादन के साधनों, फैक्ट्रियों, बैंकों, जमीनों पर किसी एक अमीर का हक नहीं बल्कि पूरे समाज का सामूहिक नियंत्रण होगा तो अमीर गरीब की खाई मिट जाएगी। खाई मिटने से ना तो आंतरिक टकराव होगा और ना ही सीमाओं को हड़पने की साम्राज्यवादी होड़ बचेगी। सरकार के इन हथकंडों से बचने का तत्कालिक तरीके अंधभक्ति को छोड़कर सवाल पूछना है, पूछो, और दूरगामी तरीके एकजुट होकर इस असमान व्यवस्था को बदलना है। जाति धर्म पर बंटना नहीं है। क्रांति की यह मशाल सदैव जलती रहे। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।